हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। एच फाइल से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं बेसिक्स एरर की जो हमारे पास किसी प्रोग्राम में आ सकती हैं। सबसे पहली और मुख्य एरर तब आती है यदि हमारे पास हम किसी हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करें। मान लीजिए मैं iostream.h को इंक्लूड नहीं करना चाहता, तो इसके लिए मैं यहाँ इसको कमेंट बना देता हूँ 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाकर। जैसे ही कंट्रोल F9 करता हूँ यहाँ पे मैं, देखिए मेरे पास एरर्स अवेलेबल हो जाएंगे। एंटर प्रेस करके एरर चेक कर सकते हैं। एरर दिखाने के लिए देखिए यहाँ नीचे मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है C++ के द्वारा। यहाँ पे जो जानकारी अवेलेबल है एरर, फिर आपके प्रोग्राम का नाम जो noname01.cpp है, उस लाइन के नंबर की जानकारी जहां एरर एक्सपेक्टेड हो सकता है, और फाइनली आपके पास एरर की जानकारी अनडिफाइंड सिंबल cout। अब कंपाइलर को हमारे प्रोग्राम में cout की जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमने iostream.h को कमेंट बना दिया है। कंपाइलर के लिए वो लाइन इस वक्त अवेलेबल नहीं है एक तरह से, और कंपाइलर ने उसको स्किप कर दिया है, इस करके उसे cout की जानकारी अवेलेबल नहीं हो पा रही। तो इस प्रकार यदि आपके पास कोई अनडिफाइंड सिंबल रहता है तो उसका अर्थ है कि उस सिंबल को परिभाषित नहीं किया गया आपके प्रोग्राम में, या आप उसकी हेडर फाइल्स लगाना भूल गए हैं। तो अब हम यहाँ से इसको फिर से हटा देते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं। देखिए फिर से प्रोग्राम रन हो जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरी हेडर फाइल को कमेंट बनाता हूं, यहाँ पे कंट्रोल F9 करता हूं, फिर से एरर है। देखिए अब की बार जो एरर है 4th और 7th लाइन में है। 4th लाइन में जो एरर है वो ये जानकारी देता है फंक्शन क्लियर स्क्रीन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, अर्थात क्लियर स्क्रीन की जानकारी हमारे प्रोग्राम में नहीं दी गई या इसकी हेडर फाइल हमने इंक्लूड नहीं की है। इसी तरह से getch के साथ भी यही समस्या है, क्योंकि दोनों फंक्शंस जो हैं वो conio.h से रिलेटेड हैं, इस कारण ये हमारे पास एरर आई है। अब हम इसको फिर से ठीक कर देते हैं। देखिए इस प्रकार अब रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहता है, जब भी हम यहाँ कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट के लास्ट में हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे प्रयोग किया गया है क्लियर स्क्रीन के पश्चात, यहाँ पे cout के पश्चात, और फाइनली getch के पश्चात, जो ये जानकारी देता है हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो खत्म है और हर एक स्टेटमेंट दूसरे से अलग है। अब यदि यहाँ मैं किसी स्टेटमेंट में सेमीकोलन नहीं देता, जैसे मैं यहाँ हटा देता हूँ cout हेलो फ्रेंड्स के पश्चात, तो कंट्रोल F9 करके देखें, आपके पास फिर से एरर रहेगा जो ये बताएगा कि लाइन नंबर 7 में जो एरर डिस्क्रिप्शन ये बताती है कि स्टेटमेंट मिसिंग, एक स्टेटमेंट नहीं है, और वो स्टेटमेंट जो नहीं है वो सेमीकोलन है। ये भी जानकारी यहाँ पे हमारे पास दी जा रही है। तो इस प्रकार हम ये रेक्टिफाई करेंगे एरर और यहाँ पे फिर से सेमीकोलन लगाएंगे। इसी तरह से यदि हम किसी ब्रैकेट को मिस कर देते हैं यहाँ से, जैसे मैं एंडिंग करली ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूँ या नहीं लगाता, तो कंट्रोल F9 करते भी मेरे पास फिर से देखिए यहाँ पे एरर अवेलेबल हो गया है कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, और फिर वो ब्रैकेट दी गई है जो एक्सपेक्टेड है लगानी लेकिन हमने नहीं लगाई। तो इस प्रकार ये लाइन नंबर 7 में एरर है, तो हम इसको फिर से ठीक कर देते हैं। जो लाइन नंबर होता है उसके आसपास भी एरर हो सकता है, यानी कि ऊपर वाली लाइन की वजह से भी वहां लाइन नंबर में एरर हो सकता है, और नीचे वाली लाइन के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो लाइन नंबर के अकॉर्डिंग हमें ऊपर और नीचे की लाइंस को भी चेक करना पड़ेगा कि कहाँ ये एरर एक्सपेक्टेड हो सकता है। इस प्रकार हमारे पास यदि यहाँ पे मैं डबल कोट्स लगाना भूल जाता हूँ, जो कि हेलो फ्रेंड्स के लिए है cout में, तो कंट्रोल F9 करेंगे जब हम, तो फिर से हमारे पास एरर आएगी। एरर जो है वो ये कहती है अनडिफाइंड सिंबल हेलो, स्टेटमेंट मिसिंग बताई गई है, सेमीकोलन, और अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग की जानकारी दी गई है कि ये अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो जब आप देखिए यहाँ पे कीबोर्ड से जब मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो एरर के प्लेस की जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो प्लेस है हेलो का वो स्टेटमेंट मिसिंग है जहाँ पे, और जहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। अब हम इसको ठीक करते हैं एरर को यहाँ से डबल कोट्स लगाकर। अब हम इसको रन करते हैं कंट्रोल F9 से। इस एरर को ठीक करने के पश्चात देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी हम वर्ड मेन के पश्चात यहाँ पे सेमीकोलन का प्रयोग नहीं करते। यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपके पास एरर अवेलेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इन चीजों का ध्यान रखते हुए एरर्स में कमी ला सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोग्राम जल्दी बन सकता है। छोटी छोटी एरर्स की वजह से आपका प्रोग्राम बनने में देरी हो सकती है और आपका प्रोग्राम का आउटपुट भी ठीक अवेलेबल नहीं हो सकता। फाइनली हम यहाँ पे देखें noname01.cpp है, यहाँ पे हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब की बार यहाँ पे वो नाम आ जाएगा जो हमारी फाइल का नाम होगा।
फाइल को सेव करने के लिए फाइल सेव, जो आप फाइल का नाम देना चाहते हैं वो यहां पे दे दे। मैं यहां फर्स्ट फाइल डॉट सीपीपी कर देता हूं। जैसे ही एंटर करता हूं देखिए मेरे पास यहां पे मेरी फाइल का नाम अवेलेबल हो गया है और ये फाइल का नाम यहां दिखाया जा रहा है। तो जो भी आपकी फाइल का नाम होता है वो यहां रिप्रेजेंट हो जाएगा। मैं यहां से फाइल ओपन भी कर सकता हूं। यहां फाइल पे ओपन, मेरे पास मेरी माई फाइल डॉट सीपीपी के नाम से ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे दो फाइलें ओपन हो गई है, एक फर्स्ट फाइल जो पीछे की तरफ खुली हुई है और एक ये माई फाइल डॉट सीपीपी जो मैंने अब ओपन की है। तो इस प्रकार आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और इन सोर्स कोड्स को बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। प्रोग्रामिंग करते समय आप इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जिसमें सेमीकोलन का प्रयोग करें। जब भी आपको स्टेटमेंट एंड करें आप स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करने की कोशिश करें अपने प्रोग्राम में। उसके अतिरिक्त आप ध्यान रखें कि यदि आप ओपनिंग ब्रैकेट लगाते हैं किसी ब्लॉक के लिए तो उसके लिए क्लोजिंग ब्रैकेट अवश्य अवेलेबल हो। इसी तरह से जो सेमीकोलन है आपका वॉइड मेन के पीछे मत लगाएं और किसी भी फंक्शन के पीछे भी इसको मत प्रयोग करें इस प्रकार जब आप उसे डिफाइन करते हैं। सी आउट के साथ डबल कोट्स का ध्यान रखें। यदि एक डबल कोट्स लगाया है दूसरा नहीं लगाया तो आपके पास एरर आ सकता है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों डबल कोट्स का प्रयोग करें। इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए इन एरर से आप बच सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। अब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स जैसा कि हमने पहले भी जानकारी ली थी मेमोरी लोकेशन का नाम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल इज ए मेमोरी आइडेंटिफायर। यहां यदि हम एक एग्जांपल के रूप में देखें तो हमारे पास एक टेबल दिया गया है। टेबल में छोटे छोटे सेल्स बनाए गए हैं। हर सेल एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, परंतु हर सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल यहां बनाया गया है जो कि उस सेल का नाम है। और यहां पे यदि आप देखें तो x जो है वो इस पहले सेल का नाम है, ये वाले सेक्शन का, ये वाले सेल का, जिसमें 10 वैल्यू स्टोर की गई है। इसी प्रकार से जो y है वो दूसरे सेल का नाम है जिसमें 20 वैल्यू स्टोर की गई है। ये एग्जाम्पल काल्पनिक तैयार किया गया है, परंतु इसमें हमारा उद्देश्य ये समझाना है कि किसी भी वेरिएबल का मुख्य कार्य किसी डेटा को स्टोर करना होता है और इसके लिए हर एक मेमोरी लोकेशन का एक नाम रखा जाता है जो वेरिएबल के रूप में होता है। तो इस प्रकार वेरिएबल जो होता है मेमोरी आइडेंटिफायर होता है, मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और आप चाहें तो उसमें चेंज भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। हमें वेरिएबल्स बनाते समय, उनका नाम रखते समय वेरिएबल के नेमिंग रूल्स का